हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी जिसको कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे टो सीरीज प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, घटना चक्र की बुक के द्वारा निकाला गया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि केवीएस का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। फरवरी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पीआरटी का पेपर होने वाला है। तो उसी के बारे में हम पीआरटी का जो है इसमें प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना चांस बनेगा कि आपके सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और पसंद आए तो शेयर करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। और इसमें एक पैसेज दिया गया है और पैसेज से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं तो देखिए इसमें नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द मार्टायर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड। ठीक है, अब इसका बारे में बताना है। अगर आप इस पैसेज पढ़िएगा, इसके बाद इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर सी पार्ट निकल के आएगा, द कंट्री टू बी फ्री फ्राम स्लेवरी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो इस गद्यांश में तीसरा और चौथा जो पंक्ति है उससे स्पष्ट होता है कि जिन शहीदों, मार्टायर्स में शहीद होता है, तो जिन शहीदों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, वह चाहते थे कि आने वाले दिनों में उनका देश जो है भारत दासता एवं गुलामी की बेड़ियों से मुक्त रहे। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट में दिया गया द कंट्री टू बी फ्री फ्राम स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स दासता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द मर्टायर्स वांटेड दैट, यानी कि जो मर्टायर्स हैं वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो शहीद क्या चाहते थे, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो आप जब जो गद्यांश पढ़ेंगे पैसे, तो आपका आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें इसमें तो भारत देश पर अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीद की इच्छा यह थी कि एक ऐसे भारत देश का निर्माण हो जिसमें सभी संप्रदाय और समुदाय के लोग पूर्ण रूपेण सामंजस्यपूर्ण प्रकार से जो है जीवन यापन कर सकें, जहां किसी भी नागरिक के मन में उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग की भावना ना हो, जहां छुआछूत का अभिशाप पूर्ण रूप समाप्त हो चुका हो। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखें तो वी मस्ट दिया गया है, वी मस्ट स्ट्राइव विथ टोटल कमिटमेंट टू डैश। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफीट एंड ओवरकम द इनेमीज ऑफ द नेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें देखें अगले क्वेश्चन की बात करें तो और फ्रीडम फाइटर्स इनविजन दैट द फ्री इंडिया डैश। अब अगर आप पढ़ेंगे इस गद्यांश को तो इसमें निकल के आएगा कि इंडिया वुमेन वुड एंजॉय हायर प्रिविलेजेज एंड राइट देन अदर्स। तो आंसर इसका करेक्ट बी पार्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न था कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों, जिससे कि वह एक महान राष्ट्र के रूप में जो है भारत निर्माण में क्षमता अनुरूप जो है संपूर्ण भागीदारी कर सकें। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अब इसके बाद पैसे से समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। ठीक है, कंसेंट का हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम बताना है। ठीक है, कंसेंट का विलोम क्या होता है, तो देखिए कंसेंट मीन्स होता क्या है, तो कंसेंट मीन्स होता है सहमति या फिर अनुमति देना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, सहमति या फिर अनुमति देना। और इस तरीके से इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसके विलोम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा असहमत होना या फिर असहमति व्यक्त करना। तो इसमें से कौन सा शब्द उसके लिए उपयुक्त होगा, तो वो होगा डिसेंट, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। डिसेंट मीन्स असहमत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिविएशन का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि यहाँ पर भी विलोम बताना है एलिविएशन का। तो एलिविएशन मीन्स क्या होता है, एलिविएशन की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है आराम। ठीक है, क्या होता है अर्थ, आराम। तो आराम का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, आराम का मतलब उल्टा होता है परेशानी या थकाने वाला। तो यहाँ से अगर देखा जाएगा तो उसके लिए अर्थ कौन सा निकल जाएगा शब्द, एग्रेवेशन। ठीक है, एग्रेवेशन जो होता है इसका मतलब कि कठिन या फिर इसको सहमति या फिर इसको परेशानी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, परेशानी। ठीक है, जो कि इसका उपयुक्त जो है क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न, द वर्ड क्लोजली रिजेंबल्स
डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज, यानी डिसएग्रीमेंट का एक अन्य मीनिंग बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, डिसएग्रीमेंट मीन्स असहमति व्यक्त करना। इसमें से अभी ऊपर बात हुआ डिसेंट मीन्स भी असहमति व्यक्त करना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में डिसेंट डिसेंट दिया गया है। ए पार्ट में जो डिसेंट दिया गया है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उचित। क्या मतलब होता है, उचित, ठीक है। बी पार्ट में जो डिसेंट दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ढलान, ठीक है। इस डिसेंट का अर्थ होता है ढलान। इसके बाद अगर देखा जाए तो डिसेंट जो डी पार्ट में दिया गया है इसका अर्थ होता है नीचे आना, ठीक है। नीचे आना जो दिया गया है ये डी पार्ट में दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें जो सी पार्ट में उसका मतलब असहमति व्यक्त करना, असहमति व्यक्त करना। तो इस तरीके से ये चारों डिसेंट के अलग अलग उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है डिस्टिंग्विश जो दिया गया है इसका क्लोजली रिजेंबल्स क्या होगा, मतलब कि इसका अर्थ क्या होगा, तो ये बताना है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो डिस्टिंग्विश मीन्स होता है खास, ठीक है। खास की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची पूछा गया है। अमूमन तो पर्यायवाची की बात करेंगे तो खास का पर्यायवाची इनमें से अगर देखा जाए तो इमिनेंट हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इमिनेंट मीन्स भी खास होता है, जो कि ए पार्ट में इमिनेंट दिया गया है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस चूज करना है और आगे भरना है दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। तो यहाँ पे आगे हम क्या भर दें जिससे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाए। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो रिक्त स्थान पर अगर हम देखें तो आई शैल हैव फिनिश का प्रयोग करना चाहिए। आई शैल हैव फिनिश का प्रयोग करना चाहिए, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। और इस क्योंकि अगर हम बात करें संरचना की तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस शैल इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही डी पार्ट इसका उचित होगा। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बताना है, क्या हो जाएगा। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट और पर्सन के बीच तुलना की जाती है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के दो प्रकार से बनाते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव के वास्तविक शब्द में ई आर को जोड़ दिया जाता है, और दूसरे प्रकार से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव के पहले शब्द मोर जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ब्यूटीफुल का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसके पहले हम मोर जोड़ के जो है इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, और जो कि बी पार्ट में इसका दिया गया है मोर ब्यूटीफुल। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या आ जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है। मिट्टी का माधव होने का अर्थ अगर हम बताएं इसमें आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा बहुत ही मूर्ख, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही मूर्ख, ठीक है। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होता है। तद्धित के संधि विच्छेद की बात करें तो तत् प्लस हित होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है तत् प्लस हित, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा तत् प्लस हित। और एक किस संधि का उदाहरण है तो यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। किस संधि का उदाहरण है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें रूपक अलंकार है। किस प्रकार का अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। अगर अर्थ की बात करें तो बीती विभावरी जागरी यानी कि रात बीत चुकी है, अब रात बीत चुकी है। अब अगर हम बात करें इसके अर्थ की तो अब उठ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि उषा रूपी स्त्री अंबर रूपी पनघट में घड़े रूपी तारों को डुबा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एक दूसरे से रूपक की तुलना किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। इसमें से अगर देखें मुनि बालिका लड़का बेटा, इसमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो दोनों के लिए यानी कि एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में। तो इसमें से अगर देखा जाए तो मुनि शब्द जो है ये बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ की अगर हम बात करें तो पीछे पड़ना, इसका अर्थ होता है पीछे पड़ना, ठीक है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोला जाता है
उसको हम कहते हैं दंत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? दंत। अब इसमें अगर बात करें तो ता वर्ग जितने भी आते हैं, ता वर्ग के सब वर्ड जो होते हैं वो सब दंत होते हैं, यानी कि ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या होते हैं? ये दंत वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बाण के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जो सारंग दिया है यह बाण का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सिल्लीमुख, विसिक और आशुक ये तीनों बाण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, बादल, विद्युत, कोयल, मोर, कबूतर इत्यादि जो होते हैं ये सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम बात करें इसमें तो ये जो है सारंग जो है एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, इसके अनेक अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन सिलीमुख, विसिक, आशुक जो होगा बाण का पर्यायवाची होगा। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है हमें, सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरदास, भक्तिमाल। ठीक है, इसमें से बताना है कि किसके द्वारा लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो एक का सी हो जाएगा। और इसके बाद रामचरितमानस की बात करेंगे तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, सूरसागर जो है सूरदास जी के द्वारा, भक्तमाल जो है ये नाभादास के द्वारा लिखित है। तो इस तरीके से इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर देखें तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक की बात कर रहा है तो इसमें अगर देखा जाएगा तो अधिकरण कारक आएगा, क्योंकि जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अधिकरण कारक। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो होता है वो आयुष्मती होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा वो जो है क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। अगर इसमें देखें तो पहला क्वेश्चन तो दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और बेंगलुरु में ही इसरो की राजधानी भी है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो सॉरी इसका इसरो का क्या है? मुख्यालय है। तो कर्नाटक जो है बेंगलुरु की राजधानी, वहाँ पर जो है श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के प्रतिमा का जो है अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 नवंबर 2022 को किया गया। ठीक है, और ये कांस्य एवं इस्पात से निर्मित है ये प्रतिमा, और इसकी ऊंचाई जान लीजिए 108 फीट है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 108 फीट ऊंचाई है। और इसका नाम रखा गया इस प्रतिमा का स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्या नाम रखा गया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये सब चीज़ें इससे संबंधित हो गई। अब अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन जो हुआ है COP27, ये नवंबर 2022 से मध्य कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये 27 जो है जलवायु सम्मेलन हुआ COP27, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है शर्म अल शेख में। आंसर इसका जो होगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये मिस्र में एक शहर है, वहीं पर यह हुआ है। तो आंसर इसका जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में, ठीक है, अक्टूबर 2022 में आनुवांशिक अनुमोदन समिति GEAC ने GM फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी प्रदान की, और वो किस फसल की खेती के लिए किया गया है? तो वो उस फसल का नाम है सरसों की खेती। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइब्रिड जो सरसों है DMH11 इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा DMH11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 24 है, विक्रम एस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन इसमें से इसके बारे में सही है। विक्रम एस से संबंधित, अब विक्रम एस से संबंधित दिया गया पहला कि यह स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया पहला निजी रॉकेट है। और दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि नवंबर 2022 में विक्रम एस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत जो है प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा सही? पहला सही है, इसके बारे में दूसरा सही, या फिर पहला या फिर दोनों सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसमें हो जाएगा दोनों इसके बारे में से, विक्रम एस के बारे में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा। और ये मिशन जो प्रारंभ के तहत जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को हर वर्ष। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद किस वर्ष गठित की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये 1990 में गठित किया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो वो था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आंसर जो होगा आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
और 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो क्या था, इसके अंतर्गत अभिभावकों द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य किया गया था शिक्षा। ठीक है, तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना इसमें सम्मिलित किया गया है। संविधान के भाग 4 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जो है एक मिशन में उपग्रहों के प्रक्षेपित करके एक विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया है। ठीक है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और कितने ग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया गया है ये बताना है। ठीक है, भारत ने एक मिशन में कितने ग्रहों को प्रक्षेपित किया है जिससे कि विश्व रिकॉर्ड बना, तो टोटल 104 ग्रहों को प्रक्षेपित करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया। और कब हुआ था, 15 फरवरी 2017 में। ठीक है, एक ही उड़ान से PSLV, ये नाम याद रखिएगा, PSLV-C 37 के द्वारा 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका इसी पार्ट हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ समय पहले भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने जो है कहाँ पर जो है एक बौद्ध स्थल के दुर्लभ आदमकद मूर्ति का उत्खनन किया है इसमें से, तो क्या होगा इसका आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तेलंगाना में हुआ है, आंसर क्या होगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो एक बौद्ध स्थल से एक दुर्गम आदमकद मूर्ति का उत्खनन किया गया है और यह मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार यह मूर्ति जो है जातक चक्र के किसी बौद्ध सत्य की है, तो आंसर आपके इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर जो है कौन सा नववर्ष जो है बोहाग बिहू लोक नृत्य और भव्य भोज का आयोजन करते हुए मनाया जाता है, तो कौन सा नृत्य है, तो ये बताना है, तो वो होता है असमिया नववर्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा असमिया। बिहू जो है भारतीय राज्य असम में जो है 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का समूह है जो अप्रैल के महीने में मनाते हैं। ठीक है, अप्रैल के महीने में मनाते हैं और ये जो है असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो देखिए ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग से संबंधित है। स्वाति ने कन्नन का परिचय देते हुए कहा कि उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कन्नन का स्वाति से क्या संबंध है, तो यानी कि अगर हम बात करें कन्नन, ठीक है, कन्नन हो गए। ठीक है, और कन्नन के बाद कहा गया है कि स्वाति थी, उन्होंने कहा कि उनकी माँ मेरी माँ है। ठीक है, यानी इनकी माँ जो है उनकी मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। तो कन्नन का स्वाति से क्या संबंध है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी हो जाएगा, बेटा हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है, अब ये जो है जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्या मैं PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर, तो पहले कंप्यूटर की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया था, उन्हें जो है कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है इसलिए, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करें तो टोटल मुख्य भाग 6 होते हैं और 6 अगर आंसर की बात करें तो ए पार्ट है। 6 कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है उसमें मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर का मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। दूसरा है CPU, तीसरा होता है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड होता है और चौथे की अगर हम बात करेंगे तो चौथा होता है माउस। ठीक है, माउस, और पांचवा होता है स्पीकर, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे छठवां जो होता है वो प्रिंटर होता है। तो ये 6 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, जो कि याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं, इनमें से स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर, इन तीनों में से बताना है कौन इनपुट डिवाइस एक नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो केवल थर्ड पार्ट जो है प्लॉटर जो होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी इसमें स्कैनर है और जॉयस्टिक है। ठीक है, और ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, सॉफ्टवेयर के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम्स, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इसमें से अगर देखेंगे तो एडा अगस्ता हैं जो कि विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, उनका नाम क्या है, एडा अगस्ता। अगला क्वेश्चन है, अगर हम देखें इसमें तो भाग 3 आ जाता है, शिक्षा एवं नेतृत्व पर दृष्टिकोण से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, इस अध्ययन का निम्न में से कौन सा सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांतों यानी कि SR के अंतर्गत आता है इसमें से, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो SR के अंतर्गत देखा जाए तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है SR के अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है संयोजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा प्रतिपादित किया क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका रहती है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा डेन को बेन और वाज को सा पढ़ती है, उससे शब्दों के उच्चारण की समस्या है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफिशियंसी से पीड़ित है। अरुणा का अध्ययन अक्षमताओं के किस रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये उस रूप होगा जिसका नाम है डिसलेक्सिया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस रूप को क्या कहा जाएगा, डिसलेक्सिया, यानी कि पठन संबंधी विकार है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशीय दुर्विकास किस प्रकार का है। मांसपेशीय दुर्विकास की अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चल वहित्र दुर्बलता होता है, जिसको मांसपेशीय दुर्विकार कहते हैं। और ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों का एक ऐसा समूह होता है जो तेज़ी से बढ़ने वाली कमजोरी और कंकाल की मांसपेशियों के टूटने के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने 4 महीने की उम्र में सहारे के साथ बैठना शुरू किया और 10 महीने की उम्र में खड़े होने लगा। विकास की इन अनुसूचियों को क्या कहा जाता है, तो विकास की अनुसूचियों को कहते हैं चरणबद्ध विकास, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, विकास की अनुसूचियों को क्या कहते हैं, चरणबद्ध विकास। तो आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक भाषा शिक्षक वांछनीय विशेषता नहीं है इनमें से, तो इसमें से अगर बात करेंगे तो केवल कक्षा के परिदृश में सीखने के अवसर देना, ये गलत है। ठीक है, तो ये एक तरीके से शिक्षक की वांछनीय विशेषता नहीं होता। बाकी एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा बनाना सही है, प्रश्न पूछने का अच्छा कौशल होना भी सही है, छात्रों के मौलिक कार्यों की सराहना करना भी सही है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान संस्कृति की विशेषता और विविधता के बारे में अध्ययन अंतर्निविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो बच्चों को संस्कृत के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए समाचार चैनल को देखने के लिए कहना, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। संस्कृत को समझने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय कला केंद्रों की यात्राएं, ठीक है, अखबारों से संस्कृत को जो चिन्हित करने वाले चित्रों दिखाना, ठीक है, एक है बच्चों से संस्कृत से संबंधित मॉडल बनवाना। तो इस तरीके से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें ए पार्ट है, जो कि बहुत ही सुटेबल बैठता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरोन एक 6 साल का लड़का है जो आंखों के संपर्क से बचता है, उसके पास विशिष्ट मजबूरी है, वो शब्दों को दोहराएं और वाणी रहित ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील रहे, उसके किस चीज़ से ग्रसित होने की संभावना है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा, स्वलीनता या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म। ठीक है, मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला ये विकार होता है जो बालक के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त जो है व्यवहार करता है, जैसे कि एक ही काम को बार बार दोहराना। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कला शिक्षक को विद्यार्थी की कलाकृति मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौशलों का विकास करना चाहिए, अभिव्यक्ति भी करना चाहिए, रचनात्मकता भी होना चाहिए, लेकिन कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के साथ संबंध होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसका निगेटिव फैक्ट बैठ रहा है, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है इनमें से, इसमें से समग्र शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो छात्रों के बीच आर्थिक अंतर को कम करना, ये समग्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। तो आपका राइट आंसर तो ए पार्ट हो जाएगा। अन्य की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने व सीखने के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए ये शिक्षा का उद्देश्य होता है समग्र शिक्षा का। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन की सुनिश्चित करना भी होता है। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, RTE अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना, ये भी ये सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, तो इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों में संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति में राज्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की विकसित समझ करना गलत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यह कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना और उनमें विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना, ये जो है हो सकता है। तो इसका राइट आंसर तो बी पार्ट होगा। इसके अलावा सी भी देख लेते हैं, तो बच्चों को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की गरीबी, बाल श्रम, दरिद्रता, निरक्षरता, असमानता, विभिन्न अन्य आयाम जैसे चुनौतियों को आलोचनात्मक जांच करने में सक्षम बनाना, ये भी गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ये सब अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करने के लिए लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य समाज में बच्चों को अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना, ये भी अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो अब करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष के रोहित उस आइसक्रीम ट्रीट को लेकर अधीर है जिसका वादा कल के लिए किया गया है। आज नियमित अंतराल पर वह पूछता है कि वो कल आया या नहीं। निम्नलिखित में से क्या अभी रोहित
में विकसित नहीं हुआ है। अभी तक रोहित में क्या विकसित नहीं हुआ, इसके अनुसार बता सकते हैं। जिसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा, समय अवधारणा जो है विकसित नहीं हुआ है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, समय अवधारणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी पार्ट जो विकास मूलक प्रभाव जो होता है वो भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाते समय विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करने का परिणाम क्या होता है? तो विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करने का परिणाम की बात क्या होगा, वो भी गणित पढ़ाते समय तो अज्ञात से ज्ञात तथ्यों की ओर ले जाता है, जो कि आंसर इसका राइट टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाती है, यह समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा नहीं करता, यह समय अंतराल को समायोजित कर लेता है। ठीक है, और यह शोध की विधि नहीं है बल्कि यह अन्य विधियों के कार्यान्वित करती है, जैसे कि ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि इत्यादि। इसमें अधिक तैयारी की जरूरत है, तो ये तीनों गलत हैं इसमें। ठीक है, इसमें आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट सही है, यह प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने की कौन सी रणनीति है जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से विषय की निरंतर अखंड शिक्षा का बढ़ावा देती है? तो इसमें से इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विषय में निम्न वाक्य किसने कहा था? शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वांगीण विकास से होता है। तो इसमें अगर हम बात करें इसका आंसर की, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। समान संख्या में लड़कों और लड़कियों का विभिन्न स्तरों पर और विविध रूपों में शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करना किसका एक उदाहरण होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो एक लैंगिक समानता का उदाहरण होता है, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित आकृति को देखें और गेस्टाल्ट द्वारा जो है प्रस्तावित वैचारिक संगठन सिद्धांत की पहचान करें। तो आकृति के अनुसार अगर हम देखें तो गेस्टाल्ट द्वारा प्रस्तावित वैचारिक संगठन के सिद्धांत की पहचान निरंतरता के नियम से ही की गई है। ठीक है, तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा, निरंतरता के नियम से। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि किसी व्यक्ति जो है किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इस सिद्धांत के मूल में जो है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन का तृतीय नियम है? इसमें से तो अध्ययन के तृतीय नियम की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता का नियम जो होता है वो अध्ययन का तृतीय नियम होता है, तीसरा नियम होता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी भाषा का उपसमूह एकल शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के उचित अर्थ को समझने में संबंधित है, उससे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जो है शब्दार्थ विज्ञान के रूप में जाना जाता है, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह क्या होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी, आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय अगर देखा जाएगा तो बी पार्ट, लेखन में स्पष्टता, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। लेखन में स्पष्टता जो होती है वो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। श्यामपट्ट प्रयोग के कौशल के घटक की बात है, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए और अक्षरों का सीधा होना चाहिए, श्यामपट्ट पर समानांतर पंक्तियाँ होनी चाहिए, अक्षरों के आकार का कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार रंगीन चाकों का प्रयोग करना चाहिए, रेखा चित्रों की स्पष्टता और सुंदरता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? अगर यदि कोई कक्षा में जो है कोई छात्र देर से आता है तो शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्र के कक्षा में देर के आने का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, तत्पश्चात उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो इसमें अगर हम देखने की बात करें तो कारण जानने की चेष्टा करना चाहिए, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो स्व स्वर अधिगम के द्वारा करना उचित होता है, तो आंसर इसका जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यह शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या होती है? तो अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना, ये सबसे जो है प्रभावी पद्धति होती है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि डैश, क्या समझा जाता है? अगर एक विद्यार्थी असफल होता है इसका मतलब कि वो एक व्यक्तिगत असफलता है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत असफलता माना जाता है। कक्षा में किसी एक विद्यार्थी का असफल होना उसकी व्यक्तिगत असफलता समझी जाती है। असफलता के तात्पर्य अपेक्षाओं तक ना पहुंच पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता होना चाहिए। ठीक है, उसमें आज्ञाकारी होना चाहिए। आचार शास्त्र में जो है आज्ञाकारिता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता। इसी तरह आज्ञाकारिता का अर्थ है स्वेच्छापूर्ण नैतिक दायित्व को पूर्ण करना। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में आज्ञाकारिता प्रवृत्ति का विद्यार्थी में होना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके अगर हम आंसर की बात है तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो एक सफल अध्यापक के लिए कक्ष के वातावरण को सहज और सुगम बनाने की अति आवश्यकता होती है। कक्षा शिक्षण के दौरान अगर कोई विद्यार्थी विषयेतर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक द्वारा कक्षोपरांत उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी को प्रदान करना सर्वाधिक उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे की एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव होता है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना संभव होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या होता है? विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का क्या कारण होता है? तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति जो होती है इसके कारण भाग जाता है विद्यार्थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर भी देना चाहिए। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास के अध्ययन की परिभाषा का क्षेत्र है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का आवश्यक है क्योंकि अगर हम बात करें तो क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मानवीय मूल्यों और जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उसका विकास का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है अंगीकरण करना। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अधिक जानकारी होनी चाहिए। किसकी अधिक जानकारी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक में अगर बात करें तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जो है चेष्टा होनी चाहिए। इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर की बात करेंगे तो कौन सा अवस्था होता है वो जिसमें बनते हैं? तो वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में जो है बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं और 9 से 13 वर्ष की आयु प्रारंभिक किशोरावस्था होती है और इसे जो है पूर्व किशोरावस्था काल भी कहा जाता है। ठीक है, और इस अवधि में अचानक एवं अलग प्रकार से जो है शारीरिक वृद्धि होने लगती है और इस अवधि में जो है मौन विकास तेजी से होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का क्या संदर्भ है? तो मनोचित्रण मीन्स होता है मन के प्रकार का अन्वेषण करना। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या फिर कौतूहल। इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। दूसरों के साथ लड़ना जो होता है ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बालिका शिक्षा की महत्ता को देना उचित है क्यों बालिका शिक्षा के महत्व को देना उचित है? तो क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो होगा वो जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। स्त्री ही अगर हम बात करें कि नारी स्वयं विदुषी होते हुए अपनी संतान को सुशिक्षित बनाती है। स्वामी दयानंद के अनुसार अगर हम बात करें तो एक पुरुष के शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अर्थ है कि अकेले उसी का उपयोगी बनना, किंतु एक स्त्री यदि शिक्षित, समझदार और सुयोग्य है तो समझना चाहिए कि पूरे परिवार को सुसंस्कृत बनने की और सुदृढ़ आधार बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए उचित है। तो आंसर डी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होता है? तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार की बात करें तो निदानात्मक शिक्षण जो होता है ये सबसे अच्छा उपचार होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, किस प्रकार? तो एक शिक्षक अगर विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है तो उसे पुरस्कार देकर जो है प्रेरित कर सकता है। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो उसके अभिभावकों से बात करेंगे, और आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट। कभी कभी विद्यार्थी क्या होता है अपनी व्यवहारिक समस्याओं जैसे कि गुरुजनों का सम्मान न करना, लड़ाई झगड़ा करना इत्यादि से ग्रसित होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को विद्यार्थी के अभिभावकों से बात करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर किस प्रकार का है? तो वो होता है शिक्षक केंद्रित। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। चरित्र का विकास किससे होता है? चरित्र का विकास जो होता है वो इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होता है, नैतिकता के द्वारा। तो इस प्रकार इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो शिक्षण अधिगम का स्तर की विभेदीकरण का जो स्तर होता है शिक्षण और अधिगम का स्तर नहीं होता। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे क्या करेंगे? तो यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने संकोच करता है तो उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वो उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, किस प्रकार शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी रूप में होना चाहिए। आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा, आदर्शवादी। ठीक है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। आदर्श शिक्षक बच्चों में सत्यनिष्ठा और नीतिपरकता और मूल्य निरूपण, नवोन्मेषी, जवाबदेही, ये सब जो है वाले उन्नत सोच विचारों वाले को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? तो अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? तो सबसे अधिक और गहन जटिल सामाजिक जो परिवर्तन होता है सामाजिकरण, तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट किशोरावस्था के दौरान होता है। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, अनुवांशिकता को किस प्रकार का संरचना माना जाता है? तो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के सिद्धांत से संबंधित किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को जो है प्रदर्शित नहीं करता? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बी पार्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना, ये जो है समझ के लिए शिक्षण से प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी सही है। वह हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी पार्ट सी पार्ट हो जाएगा। डी पार्ट उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्ध चाहती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें अगर देखा जाए तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये गलत है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए? तो ये नहीं करना चाहिए। और आगे हम जो तीनों पार्ट हैं वो करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है पठन यानी कि कठिनाई का कारण नहीं है? तो इसमें से अगर आंसर की बात करें तो ये पार्ट शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई नहीं होता। शिक्षार्थियों का आत्म नियम डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षार्थियों का आत्म नियम तो अपने सीखने एवं स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर जो है नियंत्रित क्या करता है? संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये नहीं माना जा सकता। बाकी अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखने का एक प्रक्रिया जो व्यवहार की मददता सीखती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो इस तरीके से तीनों से बाकी ए पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है टोटल 25 है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसका
आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो का वर्ग है, जो कि का खा गा घा आता है, कंठ ध्वनियाँ होती हैं। फिर चा वर्ग आता है, चा छा जा झइयाँ तालब ध्वनियाँ होती हैं। फिर टा वर्ग आता है, टा ठा डा ढा अड़ा मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। फिर ता वर्ग आता है, ता था धा धन्ना दंत ध्वनियाँ होती हैं। फिर पा वर्ग आता है, प फ ब भ म ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो इस प्रकार 25 ध्वनियाँ होती हैं जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ज्वालामुखी तथा सुनामी शब्द की संज्ञा की दृष्टि से है क्या है? ये ज्वालामुखी और सुनामी ये दोनों शब्द जो है संज्ञा की दृष्टि से कौन से शब्द हैं? तो ये दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग प्रत्यय लगाने से जो है बना है? तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्यय किसमें लगा? तो भेड़ा शब्द, भेड़ जो होता है, भेड़ पुल्लिंग होता है, इसमें जो है प्रत्यय लगा दिया गया आ, और इसमें बन गया ये भेड़ा, और भेड़ा जो हो गया स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो भेड़ा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें बड़ा आ प्रत्यय लगाया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए, जैसे इसका एक और देख लीजिए, भैंस होता है, भैंस का अगर हम बात करें इसमें तो इससे भैंसा बनता है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में वचनों की अगर हम बात करें तो हिंदी में टोटल वचन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिंदी में टोटल 2 प्रकार के बहुवचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। आंसर इसका जो होगा सी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो मैं, तू, ठीक है, आप, ये 3 सर्वनाम हो गए, यह है चौथा हो गया, इसके बाद वो 5वां हो गया, फिर आता है जो 6ठा, फिर सो 7वां, फिर कोई। ठीक है, सॉरी दोबारा लिखते हैं, मैं, तू, आप, फिर इसके बाद यह है, फिर वो हो। ठीक है, यह है वो के बाद आता है जो, सो। ठीक है, जो सो के बाद आता है कोई, इसके बाद आता है कुछ, कुछ के बाद आता है कौन, कौन क्या। ये इतने जो टोटल होते हैं ये क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विशेषण क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट है, दिलवाना शब्द क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से करवाना या फिर करवाना, और जो है दिलाना से दिलवाना या फिर देना से दिलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कारक की अगर हम बात करें, इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया? इसमें है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने। ठीक है, ने परसर्ग होता है, तो ने यहाँ पे लगा हुआ, इस तरीके से यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भूतकाल है? इसमें से कौन सा भूतकाल है ये बताना। भूतकाल के भेद नहीं आता ये बताना। ठीक है, संभाव, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य, कौन सा इसमें से भूतकाल के भेद नहीं आते हैं? तो इसमें से जो संभाव है ये भूतकाल के भेद नहीं। संभाव मीन्स फ्यूचर, और अगर हम बात करें भूतकाल की तो भूतकाल जो पास्ट होता है उसमें संभावना की कोई भाव नहीं होती। तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। अब देखें अगर भूतकाल के तो 6 भेद हैं टोटल। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सामान्य है, ठीक है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतु मध्य भूतकाल है, और जो संभाव ये संभाव काल होता है ये संभाव भविष्यत काल और वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? इसमें से अगर देखा जाए तो अनीक का पर्यायवाची सेना जो होता है, सेना का अनीक पर्यायवाची होता है। सेना के अन्य पर्यायवाची होता है कटक। सेना का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? कटक होता है, और अनीक होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कटक हो गया, और इसके बाद अनी, फिर अनीक या अनी, ये दोनों होता है सेना का पर्यायवाची। फिर इसके बाद दल भी होता है, सैन्य भी होता है, ठीक है, और वाहिनी भी होता है सेना का पर्यायवाची। तो इस तरीके से ये हो गया। सब्यसाची की बात करें तो अर्जुन का पर्यायवाची सब्यसाची होता है। ठीक है, तुरंग जो होता है वो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आग, हुतासन, अग्नि सभी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम होता है विष। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है? तो उसको कहा जाता है अकथनीय। ठीक है, क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। पराजय शब्द में परसर्ग उपसर्ग बताना। पराजय शब्द में क्या उपसर्ग लगा हुआ? पराजय शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे
तो परा उपसर्ग लगा, आंसर सी पार्ट है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 5 प्रकार की। आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार की हो जाएगा। कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग की अगर हम बात करेंगे तो किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यंग में कौन सा अव्यय लगा हुआ है? प्रति प्लस अंग, इसका बनता है विग्रह, और प्रति जो होता है एक अव्यय है, एक प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है अव्यय भाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करेंगे इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? तो वो यह असली गाय का घी है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी पार्ट सही रूप से लिखा, यहाँ शत्रुता से, यहाँ शत्रु से खतरा, ये सही है, बाकी सारे गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो अधीन शब्द जो बी पार्ट में लिखा है ये सही है। यातुधान का पर्यायवाची, यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है? तो राक्षस, निशाचर, ये सब यातुधान के पर्यायवाची होता है। शयन का विलोम क्या है? शयन के विलोम की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, जागरण जो होता है शयन का विलोम होता है। ठीक है, अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पेशल में जो पूछे जाते हैं। आइंस्टीन्स स्कूल टीचर थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। अब यहाँ पे हमें बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे गलती किया गया ये बताना। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नेवर सक्सेस जो लिखा हुआ ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? नेवर सक्सेस। ठीक है, डी पार्ट में त्रुटि है। यहाँ पे नेवर सक्सेस के स्थान पर नेवर सक्सीड होना चाहिए, सक्सेस नहीं, यहाँ पे ई डी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे सक्सेस लिखा इसलिए गलत है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एन एडवर्ब, इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अपेस जो दिया गया ये एडवर्ब है। ठीक है, अपेस क्या है? ये एडवर्ब है। आंसर जो होगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या है? एट ए फास्ट स्पीड, यानी कि क्विकली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को करेक्ट कंजंक्शन लगा के। ठीक है, कंजंक्शन दिया गया है ऑप्शन में और इसमें लगाना है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। अब यहाँ पे हम क्या भर दें कंजंक्शन, जिससे कि ये पूर्ण रूप से हो जाए, तो इसमें एज लगाया जाएगा। ठीक, कंजंक्शन एज शुड बी फिल्ड इन द ब्लैंक। क्यों? कंजंक्शन एज का तात्पर्य है चूंकि इट इज़ यूज टू स्टेट द रीजन ऑफ समथिंग, यानी कि एज यू वर आउट आई लेफ्ट अ मैसेज, तो यहाँ पे एज लगेगा। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट आउट, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग, यहाँ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मानना है कि अलंकार, कौन सा अलंकार इंग्लिश में प्रयोग किया गया है? इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन अलंकार प्रयोग किया गया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग, यानी कि वाक्य में अगर देखा जाए तो मानवीकरण, इसका अर्थ होता है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का क्या अर्थ होता है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। डेथ जो कि एक अमूर्त विचार है, ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो विचार है, थॉट है, उसको पर्सोनिफाई यानी कि मानवीकरण, मूर्त रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द प्रॉपर सेंटेंस प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द गाइड सेड दैट, इसके बाद इन चारों को हमें सीक्वेंस में बना के इसके बाद हमें लगाना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सीक्वेंस अगर ये वाक्य बनाना है एक तरीके से, तो वाक्य की अगर हम बात करें प्रॉपर सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा? तो द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेरियर बिल्डिंग दैन द ताजमहल, ये इसका प्रॉपर जो है एक वाक्य बनेगा पूर्ण रूप से, जो कि PRQS इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, PRQS जो कि इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, आंसर होगा PRQS, यानी कि द गाइड सेड दैट, इसके बाद होगा नाउ हियर इन द वर्ल्ड, इसके बाद आएगा R का नंबर, यू विल फाइंड, फिर आएगा Q का नंबर, अ फेरियर बिल्डिंग दैन द ताजमहल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यहाँ पे हमें प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है। तो प्रोवर्ब की बात करें तो प्रोवर्ब जैसे कहावत या लोकोक्त कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी इसका तात्पर्य होता है इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, यानी नौ नगद न तेरह उधार, हिंदी में इसको कह सकते हैं। और इसका अगर हम अर्थ इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट। ठीक है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस ही मेट आई एरो एगो। यहाँ पे क्या भरते हैं जैसे कि ये करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे भरा जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट आ एयर ओगो एगो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि उसने 1 वर्ष से नहीं देखा था, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही उपयोग होगा। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन भरना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ डैश। यहाँ पे हमें प्रोनाउन भरना है, किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाए ईच अदर। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन भरा जाएगा, ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए ईच अदर का प्रयोग उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। इसमें से कौन सा जो है मेटाफर का एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो देखिए इसमें दिया गया ही इज ए ऑप्शन। अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है डी पार्ट में ही इज ए बिग डंकी, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ही अगर बात करें तो गुणों यानी मूर्खतों की तुलना गधे के गुण से किया गया है, यानी मूर्ख से की गई, इसलिए यहाँ पे जो है क्या है, मेटाफर है, यानी कि रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अध्ययन को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डेमोग्राफी। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। अब इसको हमें डायरेक्ट में बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आई आस्क्ड शीला जो दिया गया इसको आई सेड टू शीला कर दिया जाएगा, कहीं भी नहीं लिखा है, तो इस तरीके से तीनों गलत हो जाएगा। मे आई नो योर फादर, यहाँ पे आई माइट नो हर फादर, तो यहाँ पे मे आई नो योर फादर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द इडियम दिया गया है, यानी कि मुहावरा दिया गया है टू रिंग वंस ओन बेल। यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, तो टू रिंग्स ओन बेल मीन्स टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट इसका राइट होगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, यानी कि टू बी वंस ओन ट्रम्पर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलाइव एस इज बेटर देन द डेड लाइन। अलाइव एस इज बेटर देन द डेड लाइन। टू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि लाइव एंड डेड आर यूज इन द एबव मेंशन सेंटेंस, यानी कि लाइव और डेड ये 2 एडजेक्टिव्स में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट जो क्वालिटी प्रयोग किया गया आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड लिखा गलत लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर करेक्ट आंसर की बात तो बी पार्ट गवर्नेंस जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नेंस क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। गवर्नेंस जो लिखा हुआ है गलत लिखा है। गवर्नेंस की बात NENC है, यहाँ पे NANC ही होना चाहिए था, ये गलत है, तो आंसर बी पर, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची हमें बताना है। ठीक है, पर्यायवाची बताना है। अटेंचुएट का हमें पर्यायवाची, अटेंचुएट का पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट मेक थिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मेक थिन, माने कि थिन आउट या रिड्यूस करना, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द सेंटेंस विच करेक्ट कंजंक्शन। किसमें कंजंक्शन जो है करेक्ट यानी सही रूप से लगा हुआ है ये बताना है। तो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ दैन लगाया जाता है, यहाँ पे नो सूनर के साथ व्हेन लगा जो कि गलत है। नो सूनर के साथ यहाँ पे देखा जाए तो एंड लगा, ये भी गलत है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इसी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर के साथ दैन लगा था जो कि करेक्ट कंजंक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे नो सूनर के साथ बट लगा हो जो कि ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिक आउट द सुटेबल्स एंटोनिम्स, यानी कि विलोम बताना है। जुडिशियस का विलोम क्या होगा, जुडिशियस का विलोम की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर हम देखा जाए जुडिशियस तो इसका मतलब कि रेशनल, प्रूडेंट, यानी इसका इम्प्रूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूडेंट, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द सेंटेंस दिस इज हाउस इन व्हिच आई वाज बॉर्न इज किस प्रकार का यह सेंटेंस है ये बताना। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लायर। यहाँ पे किस प्रकार का जो है इसमें लगाया जाएगा कंजंक्शन। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर,
आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बाई द लार। ठीक है, यहाँ पे बाई लगाया जाएगा प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भरना है हमें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि ये सही रूप से सही हो जाए। तो यहाँ पे बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब एक गणित के क्वेश्चन है जो कि आप लोग करिएगा, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पर्यावरण के 20 क्वेश्चन बस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। इनमें से भौतिक पर्यावरण के तत्व की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट जो है बस्तियाँ जो होता है भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। बस्तियाँ मानव निर्मित तत्व के होने का अगर सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आती हैं, ना कि भौतिक के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था। तो वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो टर्शियरी युग में हुआ था। करेक्ट आंसर जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा। 10 लाख वर्ष पहले जो है टर्शियरी युग आया था, तो वहाँ से वर्तमान या आधुनिक मानव की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली जनसंख्या में पर्यावरण केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, या फिर आईआईटी NIRS देहरादून, या फिर IIPS मुंबई। तो इसका आंसर डी पार्ट है, IIPS मुंबई में जो है पर्यावरण सूचना प्रणाली जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। इसमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए सोडियम बेंजोएट जो है ये प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। एक सोडियम का लवण होता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संतुलित किए जाते हैं, किसके वातावरण में संतुलित किया जाता है, भरा जाता है। तो आलू के चिप्स जो है नाइट्रोजन के वातावरण में भरा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। यानी कि आलू के चिप्स में जो होता है वह नाइट्रोजन गैस अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल अजैविक घटक नहीं है। जैवमंडल का अजैविक घटक इसमें से कौन सा नहीं है, तो वह है कवक। कवक जो होता है अजैविक घटक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसमें से, तो वो है जैविक खेती। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करेंगे तो जैविक और अजैविक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त के में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, पैराथॉर्मोन। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन में मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है इनमें से। तो फंगी कौन सा खाया जाता है, तो वो होता है एगेरिकस। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, एथिल अल्कोहल। कुमिस कौन सा प्रकार का है। एक प्रकार है कुमिस जो है क्या है, तो कुमिस जो है किण्वित दूध का एक प्रकार है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमित क्या है, दूध का एक किण्वित दूध का एक प्रकार है। ठीक है, किण्वित दूध। कुमित से किण्वित डेयरी उत्पाद होता है, जो पारंपरिक रूप से जो है लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक किण्वन के परिणाम स्वरूप घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ट एक क्या है। वर्ट जो है ये क्या है। वर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक स्पष्ट विलयन है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एगमार्क जो है किससे संबंधित है। एगमार्क की अगर हम बात करें तो ये जो संबंधित होता है ये गुणवत्ता से संबंधित होता है। आंसर इसका जो होगा ए पार्ट से करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई कंपनी CGMP नियमों का पालन नहीं करती है तो उसको हम किस प्रकार के, तो उसको कहते हैं ऐसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी भी दवा को मिलावटी माना जाएगा। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट है। जिस प्रकार के परिवार में माता पिता, एक बच्चा एवं उसके चाचा रहते हैं, वो किस प्रकार के परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वो होता है संयुक्त परिवार। आंसर ये पार्ट करेक्ट है। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, तो वो होता है तेल, वसा एवं दृढ़पल व तिलहन। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है। रेशेदार मूल के उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी पार्ट। मक्का जो होता है वो रेशेदार मूल का उदाहरण होता है। करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है, और आज का वीडियो भी एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।